हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तक मतलब टिश्यू, जो कि उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पादप उत्तक। ठीक है, तो देखिए उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती है, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक शब्द मतलब बाइचैट मतलब जंतु शरीर के लिए, और एन गुरु ने पादप कोशिका के लिए दिया। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी से कम किया जाता है, शब्द मेयर ने दिया था, जबकि जनक मोरसेलो मेलपिग्यू को माना जाता है। उत्तकों के प्रकार, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक में विभजोत उत्तक या इसे मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं, और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, तो हम जंतु उत्तक को बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक एक बार बता देते हैं कि इसके कौन कौन से भाग तो होते हैं। तो जंतु उत्तक के उपकला या एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक ये होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पादप उत्तक। ठीक है, तो पादप उत्तक के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पादप उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना समान या भिन्न हो, लेकिन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, परिवर्धन व कार्य समान हो, पादप उत्तक कहलाता है। पादप उत्तक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है विभजोत्तक, जिसे मेरिस्टेमिक उत्तक कहते हैं, और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, तो स्थायी उत्तक देखिए, विभजोत उत्तक में देखिए शीर्षस्थ विभजोतक, पार्श्व विभजोतक और अंतर्वेशीय विभजोतक होते हैं, जबकि स्थायी उत्तक में सरल उत्तक और जटिल होते हैं। सरल में होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। ठीक है, जबकि जटिल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम विभजोतक, जिसे मेरिस्टेमिक उत्तक कहते हैं। इस शब्द ने गिली ने दिया था। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती थी, मतलब समसूत्री विभाजन होता है। ये उत्तक कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव भित्ति सुस्पष्ट व केंद्रक वाली होती है। कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। रिक्तकाएं छोटी या अभाव इनके मध्य अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। अपशिष्ट पदार्थ इन कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होता है इसमें। ठीक है, यही कोशिकाएं दीर्घीकरण व परिवर्धन के बाद में स्थायी उत्तकों में बदल जाती है। विभजोतक के प्रकार देखिए, शीर्षस्थ विभजोतक, पार्श्व विभजोतक और अंतर्वेशीय विभजोतक, मतलब एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरसेलुलर मेरिस्टम। इसका इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए शीर्षस्थ तो पेड़ के शीर्ष में पाया जाता है। ठीक है, और अंतर्वेशीय है जो बीच में पाया जाता है, जबकि पार्श्व है जो पेड़ के साइड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभजोतक। तो देखिए यह जड़ व तना, पत्ती आदि भागों में अग्रभाग में स्थित होता है। इन्हें अग्रबिंदु या वृद्धि बिंदु भी कहते हैं। इसका कार्य होता है प्राथमिक वृद्धि या लंबाई में वृद्धि करना। जबकि देखिए पार्श्व विभजोतक में देखिए यह जड़, तने व पार्श्व में स्थित होता है। कोशिकाओं का विभाजन केवल एरिया दिशाओं में होता है, मतलब कार्य जड़ व तने की परिधि में वृद्धि करना होता है इसका। ठीक है, जैसे कि कोई तना होता है, तो ये इस पर नोड होती हैं। ठीक है, तो दो नोड के बीच की जगह होती है इंटरनोड में, या प्रवेश संधि होती है। ठीक है, अब देखिए अंतर्वेशीय विभजोतक, यह शीर्ष विभजोतक से अलग हुआ भाग है जो शीर्ष विभजोतक की वृद्धि के कारण अलग होता है। इसका कार्य है तने की लंबाई में वृद्धि करना। अब देखिए यह विभजोतकी पर्व मतलब इंटरनोड के आधार पर पाया जाता है। मतलब पर्ण के आधार पर घास में पाया जाता है, और पर्व संधि के आधार पर पुदीने में पाया जाता है, जबकि पर्वों के आधार पर बांस में पाया जाता है।
घास पादप में लंबे तने की लंबाई इसी विभज्योतक में बढ़ती है। कोशिकाएं जो विभेदी होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, ये स्थायी ऊतक में बदल जाती है। अब देखिए स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। वे विभज्योतक के विभाजन व विभेदन के फलस्वरूप बनते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा मृत हो जाती है। कोशिकाओं की भित्ति मोटी अथवा पतली हो सकती है। विभज्योतकीय ऊतक वृद्धि कर स्थायी ऊतक बनाती है। देखिए विभेदीकरण। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब देखिए स्थायी ऊतक, ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सरल ऊतक, एक जटिल ऊतक और एक विशिष्ट ऊतक, ठीक है। तो इसके भी कुछ भाग होते हैं। पहला सरल स्थायी ऊतक है मर्दुल ऊतक या पेरेन्काइमा, स्थूलकोणीय ऊतक कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल के होते हैं 2, जाइलम या दारू ऊतक, फ्लोएम या पोषवाहक ऊतक। और विशिष्ट ऊतक में ग्रंथिल ऊतक और रबर क्षीर ऊतक होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल स्थायी ऊतक। यह ऊतक की कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है। मर्दु ऊतक या पेरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतकों में सभी कोशिकाएं एक प्रकार की व पतली भित्ति वाली होती है। कोशिकाएं अंडाकार, गोल या बहुभुजी और अंतरकोशीय स्थान विकसित होता है इसमें मर्दु ऊतक में, ठीक है। ये जीवित होती हैं तथा पौधों के कोमल भागों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है। पादप में उपस्थित होती है। कोटेक्स, मज्जा, पर्णमध्यस्था, बीज का भ्रूणपोष व फलमज्जा आदि। कार्य देखिए खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। दूसरा है हरित मृदुतक प्रकाश संश्लेषण करता है। तीसरा शाकीय पौधों के तनों को स्फीत दाब द्वारा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अब पेरेन्काइमा के प्रकार देखिए। हरित मृदुतक मतलब प्रकाश संश्लेषण करना। वायु मृदुतक मतलब पादप को उत्प्लावन में सहायक। दीर्घ मृदुतक में वातपोत्सर्जन की दर कम करना। तारक मृदुतक में पत्ती में वजन सहन करने की क्षमता बढ़ाना। विचित्र कोशिका में विभिन्न प्रकार का संग्रहण संचय करना, ठीक है। अब स्थूलकोणीय या कोलेनकाइमा ऊतक। ये कोशिकाएं लंबी एवं जीवित होती है। अंतरकोशिकीय पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति पर पैक्टिन के जमाव से यह जल स्नेहक होते हैं। कोलेनकाइमा की अंतर्भित्तियां तिरछी होती है। इनके कोशिका दरों में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब इसके कार्य, ये इसका कार्य है पौधों के कोमल अंगों को दृढ़ता व लचीला प्रदान करना। दूसरा है हरित लवक युक्त मतलब कोलेनकाइमा भोजन बनाने का कार्य करते हैं। यह ऊतक तनाव, खिंचवा, दाब, तेज हवा सहन करने योग्य बनाती है। कोलेनकाइमा के प्रकार देखिए। कोणीय मतलब टमाटर और धतूरे में। स्तरीय मतलब मूली और सूर्यमुखी में। और रिक्तिकाएं मतलब सोल्विया और कुकुरबिट्टा के तने में। तीसरा दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा। यह कोशिकाएं लंबी और सक्रिय व मृत होती है। कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन होती है। इसमें गर्त होते हैं। विभाजन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो दृढ़ ऊतक रेशेदार, ठीक है। इन कोशिकाएं लंबी व अधिक व चौड़ाई कम होती है। इसमें नुकीले सिरे आपस में जुड़कर रेशे बनाते हैं। ये जाइलम, फ्लोएम व परिरंभ में मिलते हैं। एग्जाम्पल है जूट और पटसन। दूसरा अस्टिल या दृढ़ कोशिकाएं। यह कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है। इनकी द्वितीय भित्ति अत्यधिक मोटी होने के कारण कोशिकाएं गुण सक्रिय या लगभग समाप्त हो जाती है, जैसा कि नाशपाती और नख। अब देखिए इसका कार्य देखिए। पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। बीज तथा फलों में आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करना। ये वायु वेग तथा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करती है। अब देखिए जटिल ऊतक।
जटिल उत्तक में देखिए एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करता है। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जाइलम। जाइलम इसमें जल संवहनी उत्तक भी कहते हैं। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहनी बंडल का निर्माण करती है। कार्य जोड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज व जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। पौधों को यांत्रिक मजबूती या सहारा प्रदान करता है। निर्माण के आधार पर जाइलम के प्रकार प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनने वाला जाइलम और मेटाजाइलम बाद में बनने वाला जाइलम। अब नोट देखिए, पहला है जड़ में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य या आदिरुद्ध कहते हैं। जबकि दूसरा देखिए तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को मध्याधिधारुक कहते हैं। जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन से? वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदु और जाइलम तंतु। मतलब वाहिकाएं मतलब वेसल्स मतलब मृत कोशिकाएं, वाहिनिकाएं मतलब टार्चडीट मतलब मृत कोशिकाएं, और जाइलम मृदु उत्तक मतलब जीवित कोशिकाएं, और जाइलम तंतु मतलब मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, वाहिका ये लंबी नली है, इसके बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिनिकाएं अवयव कहते हैं। इसकी भित्ति लिग्निन की बनी होती है। वाहिकाओं में जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप के साथ जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म या आवर्ती बीज का एक मुख्य गुण है। यह मृत कोशिकाएं होती है। वह वाहिनिकाएं ये कोशिकाएं लंबी व नलिकाकार होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी व प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। यह कोशिकाएं मृत व प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। जल व खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। अब देखिए जाइलम पेरेन्काइमा, यह कोशिकाएं जीवित होती है। इनकी कोशिकाएं भित्ति पतली व सेलुलोज की बनी होती हैं। इसमें स्टार्च तथा वसा व अन्य पदार्थों जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहते हैं। जाइलम तंतु में देखिए यह कोशिकाएं मृत होती है और इनकी भित्ति मोटी व केंद्रक गुहिका विलुप्त होती है। अब देखिए फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य हरे भागों को निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरण करना। मतलब हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में भेजना। मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम मन के संवहनी पुल या संवहनी बंडल का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए फ्लोएम के निर्माण में चार कोशिकाएं भाग लेती है। कौन कौन सी? चालनी नलिका जो जीवित कोशिका है, सहचर कोशिका जो कि जीवित कोशिका है, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो कि जीवित कोशिका है, और फ्लोएम तंतु जो कि मृत कोशिकाएं हैं। अब चालनी नलिका, यह लंबी नलिकाकार लंबवत व सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। इसमें परिधीय साइटोप्लाज्म व बड़ी रसधनी होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है और जीवित कोशिकाएं होती है। चालनी नलिका के कार्य को सहचर के केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है सहचर कोशिका, यह विशिष्ट जीवित पेरेन्काइमा कोशिका होती है। चालनी नलिका तथा सहचर कोशिका गर्त क्षेत्र से जुड़ी होती है। सहचर कोशिका चालनी नलिका में दाब विभव को बनाए रखती है। वह फ्लोएम पेरेन्काइमा यह कोशिका लंबी जीवित केंद्र युक्त सघन प्रोटोप्लाज्म युक्त होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थ संचालित करती है। यह बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होते हैं। वह फ्लोएम तंतु, यह कोशिकाएं मृत होती हैं। ये स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के बने होते हैं। यह परिपक्वता व तंतु से प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसके सिरे सुई की तरह होते हैं। नोट देखिए, सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और बाद में बनने वाले फ्लोएम को बड़ी चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को मेटाफ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो में मैंने जो पादप उत्तक है उसको कंप्लीट समझा दिया है एनसीईआरटी के आधार पर।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी जाके ज्वाइन करना। धन्यवाद।